हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज हम बात करते हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान यूनिट 1 के आखिरी अध्याय अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य के द्वितीय और अंतिम भाग की। इससे पूर्व हमने इस जनन स्वास्थ्य की जो परिभाषा है उसके बारे में बात कर ली थी। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनकी बात हमने कर ली थी। उसके अलावा हमने जो बात कर ली थी वो ये थी कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि या गर्भ निरोधन के लिए हम कौन कौन से गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। और इसमें हमने कुछ प्राकृतिक और कुछ अप्राकृतिक दोनों प्रकार के जो विधियां हैं उनकी हमने बात की थी। किस तरह से आप ओरल रूप से गोलियां ले सकते हैं, इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से आप जो प्राकृतिक तरीके हैं जिससे गर्भ निरोधक के रूप में इनको उपयोग किया जा सकता है, और किस प्रकार से कुछ उपकरण हैं जिनको हम स्वयं या चिकित्सकों के द्वारा उनका उपयोग करके हम कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। और इस जो सरकार की जो प्रक्रिया है उसमें हम सहयोग कर सकते हैं। इसी प्रकरण में इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए कि गर्भ निरोधक के रूप में कुछ शल्य क्रिया विधियां भी उपयोग की जाती हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं आपको एरो के द्वारा बताता हूं कि ये देखिए, आप यहां देखेंगे तो ये लिखा हुआ है शल्य क्रिया विधियां, जिन्हें हम बंध्यकरण भी कहते हैं। निबंधकरण, शल्य क्रिया विधियां जिन्हें हम बंध्यकरण कहते हैं, यानी गर्भ निरोधन के कुछ ऐसे तरीके जिसमें हम जो सर्जरी है, शल्य क्रिया है, उसके द्वारा इस प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। यानी कुछ ऐसी सर्जरी की जाती हैं, कुछ ऐसी शल्य क्रियाएं की जाती हैं, या जिसे हम कहेंगे बहुत छोटे छोटे से ऑपरेशंस हैं जिनमें बहुत कम समय लगता है और बहुत कम जिसे अपन के तकलीफ होती है, और बहुत कम हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। ये बहुत छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम शल्य क्रिया विधियां कहते हैं, और इसके द्वारा जो गर्भ निरोधक के रूप में इनको उपयोग किया जाता है, और इससे जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायता प्राप्त होती है। आज हम उनकी बात करते हैं, और इसमें दो जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। हम बात करते हैं कि ये जो शल्य क्रिया जो आपके आगे यहाँ अंडरलाइन है, ये जो शल्य क्रिया है जिसे हम कह रहे थे शल्य क्रिया, तो ये जो शल्य क्रिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये शल्य क्रिया है, ये केवल उन लोगों के लिए, उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, या चिकित्सकों के द्वारा उन लोगों के लिए ये सुझाई जाती हैं जिन्हें अब आगे गर्भ अवस्था नहीं चाहिए होती, ठीक, या जिन्हें हम कहें कि उनके जो बच्चों की संख्या है, जितने वो चाहते थे, 1 या 2, वे हो चुके हैं और वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ये जो शल्य क्रिया विधियां हैं इनको उपयोग किया जाता है, या डॉक्टरों के द्वारा ये उनको सुझाई जाती हैं। साथ ही साथ हमको ये भी जानना चाहिए कि ये शल्य क्रिया विधियां वे विधियां हैं जो गर्भ निरोधक के स्थायी माध्यम के रूप में उपयोग किए जाते हैं, यानी ये परमानेंट होते हैं। इसके बाद गर्भ अवस्था आपको पुनः प्राप्त नहीं हो सकती है।
ये गर्भ निरोधक के स्थायी माध्यम है। इसमें ये किया जाता है कि जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, जो शल्य चिकित्सा की जाती है, जो सर्जरी की जाती है, उसके द्वारा जो गैमेट्स हैं, जो शुक्राणु और अंडाणु हैं, उनका जो परिवहन होता है, संचार होता है, वे जो आगे की ओर बढ़ते हैं, उनका जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना रहता है, उसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और उनके रुकने से क्या होता है कि जो युग्मक का संलयन है, फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, वो प्रक्रिया नहीं होती है, एक दूसरे से युग्मक नहीं मिलते हैं तो गर्भधान भी नहीं होता है। और इसमें जो शल्य क्रिया विधियां हैं या जो बंधकरण है, वो 2 प्रकार का होता है, पुरुषों के लिए अलग और स्त्रियों के लिए अलग। ये पुरुषों के लिए जो होता है उसको हम जानते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन या वाक्सेक्टोमी, जिसे हम कहते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन। और महिलाओं के लिए यह होता है डिंबवाहिनी नलिका उच्छेदन, ट्यूबेक्टोमी। वाक्सेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन है, और महिलाओं के लिए जो डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब है या डिंबवाहिनी नलिका उच्छेदन है, ट्यूबेक्टोमी, इसको कहा जाता है। यदि इनको हम बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहें तो इसके नीचे दोनों फिगर दे रखे हैं, हम उनको थोड़ा सा उन पर ध्यान देंगे तो हमको ये जो स्थितियां हैं, दोनों शल्य प्रक्रियाएं हैं, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 चित्र दे रखे हैं, एक पुरुष के लिए और एक महिला के लिए। देखेंगे अपन दोनों की अपन बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है ये है पुरुषों के लिए वासेक्टोमी की प्रक्रिया, यानी शुक्रवाहक उच्छेदन। हम जैसे जानते हैं, हमने जब नर जननांगों की बात की थी तो हमने ये देखा था कि ये वृषण होते हैं, ये वृषण से जो शुक्राणु बनते हैं उनको लाने वाली नलिकाएं होती हैं और ये शुक्राशय तक लेकर के आते हैं। तो ये जो गेमेट्स को लाने वाली यानी शुक्राणुओं को लाने वाली ये जो वाहिनियां हैं, जिन्हें हम शुक्रवाहिकाएं कहते हैं, ये शुक्रवाहिकाएं जो होती हैं, इनको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, बीच में से काट दिया जाता है और दोनों हिस्सों को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। दोनों तरफ की जो शुक्रवाहिकाएं हैं उनको दोनों को बीच में से काट के और उनके दोनों सिरों को, दोनों तरफ के दोनों सिरों को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसके फलस्वरूप ये होता है कि जो शुक्राणु निर्मित होते हैं वे शुक्राणु बनते हैं, सब कुछ प्रक्रिया पूर्व की तरह ही होती है, लेकिन वे शुक्राणु जो होते हैं वो इस यूरेथ्रा के थ्रू या शिश्न के थ्रू आगे नहीं निकल पाते, आगे नहीं जाते हैं और उसके फलस्वरूप निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसमें ऐसी प्रक्रिया, ऐसी शल्य क्रिया जिसमें बहुत छोटे छोटे से एक छोटा सा छेद किया जाता है और छेद के द्वारा इन दोनों शुक्र नलिकाओं को निकालकर बाहर, थोड़ा सा बाहर निकाल के उनको काट के और दोनों सिरों को बांध दिया जाता है। राइट और लेफ्ट, दाईं और बाईं, दोनों तरफ की जो शुक्र नलिकाएं होती हैं उनको काट करके बांध दिया जाता है और उसके द्वारा जो युग्मक होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनका संचार आगे की ओर से रोक दिया जाता है। इस शल्य क्रिया के द्वारा शरीर पर या जो प्रजनन की प्रक्रिया है उस पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है, कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है और स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल एक सुरक्षित तरीका है जिसके द्वारा हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं और ये पुरुषों के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। और इसके द्वारा, इस शल्य क्रिया के द्वारा जो युग्मक होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनका संचार रोक दिया जाता है। इसी प्रकार से जो स्त्रियां होती हैं जिनमें ये प्रक्रिया शल्य क्रिया की जाती है, इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इसमें हम जानते हैं कि दोनों तरफ जो अंडाशय हैं उनसे जो अंड निकलता है या जिसे अपन कहते हैं ऊसाइट निकलता है, जो आगे जाके फैलोपियन ट्यूब में अंड का निर्माण करता है। तो ये जो ऊसाइट्स होता है, जब ये निकलते हैं तो ये फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, नलिकाओं के द्वारा क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी जब शुक्राणु उनसे मिलते हैं तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है और
कहीं ना कहीं भ्रूण निर्माण की संभावना होती है। इसके लिए क्या जाता ये किया जाता है कि ये जो अंडवाहिनी है जिसके द्वारा जो अंड है वो आगे की ओर जाता है और गर्भाशय में निषेचन के फलस्वरूप गर्भाशय में क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इस अंडवाहिनी को क्या किया जाता है, बहुत छोटे से जो चीज शल्य क्रिया के द्वारा, छोटे से ऑपरेशन के द्वारा थोड़ा सा शरीर से बाहर निकाला जाता है, काट करके, और बीच में से काट करके दोनों सिरों को बांध दिया जाता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड, दाईं और बाईं दोनों जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं, अंडवाहिनियां होती हैं, उनको काट करके उनके दोनों सिरों को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि जो अंड निकलता है वो अंड क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब के बंद होने के कारण से आगे संचरित नहीं होता, और इसके द्वारा जो स्पर्म होते हैं वे भी आगे नहीं जा पाते हैं, और निषेचन की प्रक्रिया जो फेलोपियन ट्यूब में होती है इस शल्य क्रिया के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो ट्यूबेक्टोमी की हो, चाहे वो वासेक्टोमी की हो, ये बहुत ही प्रभावशाली होती हैं और एक स्थायी प्रक्रिया होती है। और ये जो प्रक्रिया है ये गर्भ निरोधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों के द्वारा अपनाई जाती हैं और बहुत ही जिसे अपन कहें कि प्रभावशाली होती हैं। बस इसमें जो एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसे अपन के नकारात्मक जो बात है वो ये है कि यदि एक बार ये शल्य क्रिया हो जाती है तो पुनः इसको पूर्व स्थिति में लाया नहीं जा सकता। यानी अगर हम ये चाहें कि हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा फिर से इस नलियों को जोड़ करके और गैमेट्स को फिर से संचरित कर पाए तो इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है। ये एक स्थायी माध्यम है जो कि नर और मादा के द्वारा, पुरुष और महिलाओं के द्वारा गर्भ निरोधन के लिए अपनाया जाता है। और इसके साथ साथ एक चीज जो हमको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि ये वो प्रक्रियाएं हैं जिनको आपको उपयोग करने के लिए, क्या करने के लिए, उपयोग करने के लिए, उपयोग अगर हम इनका उपयोग करना चाहते हैं तो इसको हम स्वयं नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इन गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव और उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के द्वारा और उन्हीं के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना है कि ये हम खुद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी सर्जन की, किसी योग चिकित्सक की या शिक्षित चिकित्सा कर्मी की आवश्यकता होगी और उसके द्वारा ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। और साथ ही साथ हमको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, जितने भी गर्भ निरोधन के ये जो तरीके हैं जिनका हम बात कर रहे हैं, और विशेषकर ये जो शल्य चिकित्सा की हम बात कर रहे हैं, वास्तव में जनन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जितने भी गर्भ निरोधक के जो तरीके हैं जो लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं, जो आर्टिफिशियल हैं, और विशेषकर ये जो शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया है, ये कायदे से देखा जाए तो ये जनन स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। ये कहीं ना कहीं गर्भदान और सगर्भता के विरुद्ध है। इसके बावजूद लोगों के द्वारा इसे इस्तेमाल किया जाता है और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी इनके इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित करती है ताकि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी जानना होगा कि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, विशेषकर शल्य चिकित्सा है या इंजेक्शन लेना है या जो ओरल पिल्स हम लेते हैं, या जिससे हम कहें कि हम आर्टिफिशियल जो मीडियम अपनाते हैं, जैसे कि कॉपर्टी या अन्य जो तरीके हैं जो महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके द्वारा जो कुछ दुष्प्रभाव भी हमारे सामने आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्पॉटलाइट के द्वारा आपको दिख रहा होगा संभावित दुष्परिणामों में, जिसमें मतली या जिसे कहते हैं हम कि लगातार उल्टी जैसा होना, घबराहट होना, उदर ये पीड़ा जिसे अपन कहते हैं पेट दर्द, या बीच बीच में अनियमित जो रक्तस्राव होता है वो, यहाँ तक कि कभी कभी इनके कारण से स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये जो स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे शरीर का, हमारे शरीर की जो जनन के लिए जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो जनन स्वास्थ्य की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है,
उसको हम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल रूप से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और रोक रहे हैं तो कभी कभी इसके दुष्परिणाम मतली उल्टी के रूप में, घबराहट के रूप में, उधर ये पीड़ा के रूप में, या अतिरिक्त और अनियमित रक्तस्राव के रूप में सामने आती है। और कभी कभार हार्मोन्स के इनके इस शल्य चिकित्सा के कारण से जो हार्मोन्स का जो डिस्टरबेंस होता है उसके कारण से स्तन कैंसर जैसी बातें भी सामने आ सकती हैं, लेकिन इनकी संभावना बहुत कम देखी गई है। इसलिए ये जो तरीके हैं इनको अपनाया जाना चाहिए, पूर्णतः इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो ये कुछ तरीके थे जो कि जिनका उपयोग हम गर्भ निरोधकों के रूप में कर सकते हैं, और जो सरकार और जो देश है उसके हित के लिए हम जनसंख्या वृद्धि की जो प्रक्रिया है, जनसंख्या वृद्धि जो है उसको हम थोड़ा सा रोक सकते हैं। इसी प्रक्रिया में हमारा जो अगला चरण है वो है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। यानी किस प्रकार से यदि किसी भी कारण से गर्भ अवस्था हो गई है, या जिसे अपन कहें निषेचन के फलस्वरूप जो गर्भ अवस्था प्रारंभ हो गई है, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसका किस प्रकार से यानी सगर्भता का जो चिकित्सीय समापन है, वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, वो किस प्रकार से हो सकता है। इसके लिए हमें कुछ आंकड़ों पर यहाँ ध्यान देना होगा। यहाँ आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये जो गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले जानबूझकर या स्वेच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MTP भी कहते हैं। इसमें यह किया जाता है कि किसी भी कारण से गर्भावस्था हो गई है और कोई यदि उसे नहीं चाहता तो उसको क्या कर सकता है, अपनी इच्छा से उस गर्भ को समाप्त करा सकता है। किसके द्वारा? चिकित्सीय सहायता के द्वारा। इसको अपन MTP भी कहते हैं या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में हर साल 4.5 से 5 करोड़ जो MTP होते हैं वो कराए जाते हैं। MTP की जो प्रक्रिया है वो कराई जाती है। और इस पर कि ये हो नहीं हो, इस पर बहुत अधिक बहस लगातार होती रही है। कहीं भावनात्मक रूप से बहस होती है, कहीं नैतिक रूप से, कहीं धार्मिक रूप से, कहीं सामाजिक रूप से इस पर बहुत बहस होती रही है। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में भी हैं। लेकिन इसके बावजूद हमको ये जानना चाहिए कि इतने बहस और इतना सेंसिटिव मामला होने के बावजूद जो भारत सरकार यदि हम देखेंगे तो ये स्पॉटलाइट के द्वारा आप देखिए, मैं आपके सामने ये स्पॉटलाइट, भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग के रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी यदि किसी कारण बस प्रेगनेंसी हो गई है, सगर्भता हो गई है और आप उस गर्भ को नहीं रखना चाहते, आप आगे उसके द्वारा बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते हैं, तो आप उसका चिकित्सीय समापन करा सकते हैं। इसको भारत सरकार ने कानून बना करके और स्वीकृति प्रदान कर दी है। लेकिन इसके द्वारा शुरू में जब देखने को मिला तो इस कानून का जो दुरुपयोग हुआ वो ये हुआ कि इसके द्वारा जो मादा भ्रूण हत्या, इसको बहुत लोगों के द्वारा किया गया। लोग सोनोग्राफी के द्वारा ये जांच करा लेते थे कि जो गर्भ में भ्रूण है वो नर है कि मादा है। यदि वो मादा भ्रूण है तो इसको वो चिकित्सीय समापन इसका करा देते थे। इसके लिए भारत सरकार ने
कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ नियमों के साथ 1971 में इसे मान्यता दे दी। क्या दी? उन्होंने ये दी कि यदि दो अवस्थाएं हैं, यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो। यानी गर्भावस्था है और इस गर्भावस्था से उस गर्भवती महिला के जीवन के लिए खतरा है, या उसके शरीर में कोई चोट लग गई है, उसके शरीर को कोई नुकसान हो सकता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य को कोई खतरा हो सकता है, तो किसी योग्य जो चिकित्सीय बोर्ड होता है, जो सरकारी जो अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें जो बोर्ड होता है और उसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा इस पर अपना ओपिनियन दिया जाता है कि महिला, जो गर्भवती महिला है, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो और दूसरी स्थिति कि शारीरिक व मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित या गंभीर बीमारी से पीड़ित जो गर्भ में शिशु है, उसमें कुछ, जिसे अपन कहें कि विकलांगता है, ऐसी विकलांगता है जो कि बहुत, जिसे अपन के बहुत हानिकारक हो सकती है उस गर्भस्थ शिशु के लिए। वो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक शारीरिक रूप से बहुत अधिक विकलांग है, मानसिक रूप से बहुत अधिक विकलांग है, या उसके शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन केवल दो स्थितियों में जो 24 हफ्ता होता है, 24 हफ्ते से कम का यदि भ्रूण है तो उसका आप चिकित्सीय समापन करा सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं। ये स्थिति है। ये 12 सप्ताह तक की बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है, 12 सप्ताह तक की सुरक्षित मानी जा सकती है, और उसको डॉक्टरों की सलाह पर इन दो स्थितियों में बहुत आसानी से एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को आप करा सकते हैं। ये बहुत ही सुरक्षित, 12 सप्ताह से पूर्व की जो स्थिति है उसको बहुत सुरक्षित माना जाता है। लेकिन विशेष स्थितियों में 24 हफ्तों से कम, 24 हफ्तों से कम की जो स्थिति है उसमें भी 24 हफ्ते पूर्ण नहीं हुए हैं, उससे पहले की कोई स्थिति है, तो भी हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को किसी चिकित्सीय स्पेशलिस्ट के द्वारा, जो सरकारी संस्थान है उनमें जाकर के विशेषज्ञों के द्वारा इस एमटीपी को करा सकते हैं। इससे अधिक की यदि 24 हफ्तों से अधिक की यदि जिसे अपन कहें कि सगर्भता है, तो उसको कराने में, उसकी टर्मिनेशन कराने में, उसका समापन कराने में बहुत अधिक जान का खतरा होता है। तो इसको बहुत ही सोच समझकर और विशेषज्ञों की सलाह पर ही किया जाता है। साथ ही साथ ये जो तरीका है वो असुरक्षित यौन संबंधों के लिए तो है ही है, उसके साथ साथ जिसे हम कहें कि बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण से जो प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको, उस सगर्भता को समापन कराने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है जो सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो ये कुछ सगर्भता का चिकित्सीय समापन से संबंधित कुछ बात थी। अब हम बात करते हैं एसटीडी की, यानी जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, या जिसे हम कहते हैं यौन संचारित संक्रमण। यौन संचारित संक्रमण की बात हम बात कर रहे थे यौन संचारित संक्रमण की। यौन संचारित संक्रमण, या जिसे अपन कहते हैं एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यौन संचारित संक्रमण, इनसे तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो कि सेक्सुअल प्रक्रिया के द्वारा फैलते हैं, या जिसे अपन कहें कि ऐसे रोग या संक्रमण जो मैथुन क्रिया के द्वारा संचारित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य होता है
उसमें जो मैथुन की प्रक्रिया होती है उसमें स्त्री और पुरुष दो लोगों के बीच में यह पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें यदि किसी एक व्यक्ति को यदि पहले से कोई रोग है तो मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा वो रोग दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संचरित हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, संचरित हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। यह संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साथ जो सेक्सुअल जिस रिलेशन जब बनाए जाते हैं उसके द्वारा दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसे जो रोग होते हैं उन्हें हम यौन संचरित रोग कहते हैं और ये जो पूरी ट्रांसमिशन की प्रक्रिया है उसको हम STI या यौन संचरित संक्रमण के रूप में जानते हैं। इन रोगों को हम रतिज रोग, BD, विसरल, ऐसे रोगों को हम BD रोग भी कहते हैं। BD रोगों से तात्पर्य हमारा वेनेरियल डिसीज। BD का मतलब यह है वेनेरियल डिसीज, वेनेरियल डिसीज, या इनका एक और नाम जिसे हम कहते हैं, देखिए अपने स्पॉटलाइट के द्वारा ये देखते हैं, इसका एक और नाम है जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिट रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। ये जो यौन संक्रमित रोग हैं इनको हम STI, BD, वेनेरियल डिसीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें से कुछ रोग जैसे कि पहले का नाम है सुजाग रोग, गोनोरिया, ये सुजाक रोग है, सुजाक रोग के रूप में जानते हैं। इसमें जो जितने भी जननांग हैं, विशेषकर जो वृषण वाला भाग है उसमें सूजन जैसी आ जाती है और जो वृषण है वे आवश्यकता से अधिक बड़े हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। इसे हम सुजाक और गोनोरिया रोग कहते हैं। इसके साथ साथ सिफिलिस, हर्पीज, जननिक परिसर्प या जेनाइटल हर्पिजा, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोन्सता, लैंगिक मस्से, ये रोग हैं। इसके अलावा दो ऐसे रोग जो बहुत ही भयावह होते हैं और जिनको कंट्रोल करना संभव नहीं है या हो जाए तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये वे दो रोग हैं जिसे अपन कहते हैं हेपेटाइटिस B और HIV या एड्स। तो ये सुजाक, सिफिलिस, हर्पीज, जेनेटिक परिसर्प, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोन्सता, लैंगिक मस्से, हेपेटाइटिस B और HIV एड्स, ये सारे वे नाम हैं जो रोगों के नाम हैं, उन रोगों के नाम हैं जो कि सेक्सुअल रिलेशन के दौरान एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसमिट होते हैं, फैलते हैं। और जो HIV एड्स है उसके बारे में हम जानते हैं कि अभी तक ये एक लाइलाज बीमारी है। अभी तक इसका पूर्ण जो ट्रीटमेंट है उसे हम नहीं खोज पाए हैं और ये अभी तक एक लाइलाज बीमारी है। तो ये वो रोग हैं जो कि यौन संचरण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और इनमें से ये जिसे हमें हेपेटाइटिस B और HIV संक्रमण कहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ये मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। एक तो जो साझे के प्रयोग वाली सुइयां हैं, यानी ऐसी सुइयां जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति ने किया है, यदि इन्हीं का उपयोग स्वस्थ व्यक्तियों में किया जाता है तो ये रोग एक स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकते हैं। दूसरा कि जो टीका, जो जिसे अपन कहते हैं कि जो ब्लड का किसी व्यक्ति को जब ब्लड चढ़ाया जाता है और यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड है जिसको ये संक्रमण पहले से है तो ये जो रोग के जो विषाणु हैं वे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा पहुंच सकते हैं। ठीक, तीसरा जो तरीका है वो ये है कि संक्रमित माता, यदि इन HIV और हेपेटाइटिस बी से ग्रसित कोई मादा है, महिला है, और यदि वो गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु में इस रोग के संचरण की संभावना होती है। वो व्यक्ति, जो शिशु होता है, वो भी इस रोग से संक्रमित हो जाता है। और आखिरी और जो बहुत अधिक जो इन रोगों को फैलाने वाला तरीका है वो ये है कि मैथुन के द्वारा, सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा HIV रोग, जिसे अपन एड्स कहते हैं, और हेपेटाइटिस बी, ये फैलते हैं। और इनमें, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि जो HIV एड्स जो रोग है वो अभी तक उसका कोई भी जिसे अपन कहें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, उसका कोई भी इलाज अभी तक खोजा नहीं गया है। साथ ही साथ ये जो ऊपर हमने रोग पढ़े हैं, जैसे सुजाक है, सिफिलिस है, हर्पीज है, जननिक परिसर्प है, या लैंगिक मस्से हैं, ये सारे जो रोग हैं, इनकी जो शुरुआत होती है, यदि हम उनकी बात करें तो ये बहुत छोटे छोटे लक्षणों के द्वारा, जैसे कि हल्के फुल्के लक्षणों के द्वारा, जैसे कि जो हमारे जननांग है या जो जननिक क्षेत्र हैं, गुप्तांग हैं, उनमें बहुत हल्की सी खुजली, बहुत हल्की सी खुजली, जो हमको बहुत सामान्य सी लगती है, हमको ऐसा लगता है कि शायद पसीने के कारण से हो रही होगी या अन्य किसी साफ सफाई के अभाव के कारण से हो रही होगी, उसके द्वारा ये शुरू होती है, उसके द्वारा ये शुरू होती है। और हम बहुत इसको हल्के में लेते हैं, जबकि ये एक प्रकार का संक्रमण होता है और हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, विशेषकर महिलाएं इसके तरफ ध्यान नहीं देती। और हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार की जननांगों के बारे में या जनन क्षेत्र के बारे में या गुप्तांगों के बारे में किसी भी प्रकार की बात करने पर बहुत पाबंदी होती है, उसको बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। तो जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनमें जो व्यक्ति होता है, संक्रमित व्यक्ति होता है, वो इसके बारे में किसी से बात नहीं करता है, और उचित जांच और देखभाल के अभाव में, रोग के अभाव में, ये जो संभावनाएं होती हैं, जो लक्षण होते हैं, आगे चलकर कैसे हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं। और फिर इनका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज में जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनका जो उपचार होता है वो कठिन होता जाता है। साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि ये जो संक्रमण है वे ज्यादातर 15 से 24 वर्ष के आयु के लोगों में बहुत अधिक संख्या में दर्ज किए जा सकते हैं। और ये जो आयु होती है, ये हम जानते हैं कि किशोरावस्था की आयु होती है, और इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें जो व्यक्ति होता है वो किसी से सामान्यतः बात नहीं करता है, और ये जो संक्रमण होते हैं ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसके लिए इनकी बात इस अध्याय में करने से तात्पर्य ये है कि यदि ऐसे कोई भी प्रक्रिया है जो कि हमको लगता है कि हमको थोड़ी सी असहज महसूस हो रही है, तो हमको बिना किसी संकोच के, झिझक के, इससे संबंधित जो परामर्शदाता है, जिसे अपन कहते हैं कि जो चिकित्सीय व्यक्ति से चिकित्सा से संबंधित जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं या जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाकर के इससे बात करनी चाहिए, इसकी जांच कराई जानी चाहिए, और उनके द्वारा जो भी उपाय, जो भी दवाइयां दी जाएं उनको ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि ये रोग समय पर ठीक हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये बताएं कि इस पाठ में इन सारी बातों को समावेशित करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि इन सारी चीजों के बारे में लोगों को जानकारी हो सके और लोग इन सारे रोगों से बच सकें। जैसे कि यदि हम कुछ साधारण से नियमों का पालन करें तो इन रोगों से हम पूर्ण रूपेण बच सकते हैं। कौन कौन से भी नियम है? देखिए, सावधानियां जो हमको रखनी है, ये 3 सावधानियां हैं। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें,
जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसके समय कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि कोई भी आशंका हो तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी डॉक्टर से मिले और रोग का पता चलने पर उसका पूरा इलाज कराएं। किसी भी प्रकार का कोई संकोच न रखें। तो ये कुछ बातें थी जिनका यदि हम इन नियमों का यदि हम पालन करें, जो ब्लड यदि किसी को चढ़ाया जा रहा है या हमको ब्लड की आवश्यकता है, तो जो ब्लड हमको चढ़ाया जा रहा है उसकी हम पहले जांच करा लें। सुइयां, डिस्पोजल सिरिंज और सुइयों का इस्तेमाल करें, यानी हमेशा जो नई सुइयां हैं उनका ही उपयोग करें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपयोग की गई जो सुइयां हैं उनका इस्तेमाल हम ना करें, इसकी सावधानियां रखें। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि यदि हमें कोई भी समस्या है तो हमें, जिसे हम कहें कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि विशेषज्ञ नहीं हैं, जो कि पूर्णतः ट्रेंड नहीं है, जो गांव में जो अनट्रेंड और डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती और वे लोगों को भ्रमित करके और अपना लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानें खोल लेते हैं, उनसे हम किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट ना लें, उनसे किसी प्रकार की कोई सलाह ना लें, उनसे हम अपना किसी भी प्रकार का जो इलाज है वो ना कराएं। इन सारी चीजों का, इन नियमों का हम पालन करेंगे तो हम इन संक्रमणों से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं। इस पूरे अध्याय में जो आखिरी बात है वो है वंध्यता की, यानी ऐसी स्थिति जिसमें कोई शारीरिक रूप से सामान्य दिखने वाला, शारीरिक रूप से बिल्कुल सामान्य और जिसके जननांग जो होते हैं वे भी बिल्कुल सामान्य होते हैं, उसके बावजूद ऐसे जो दंपत्ति होते हैं, ऐसे शादीशुदा जो लोग होते हैं, वे क्या होते हैं कि बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसे हम वंध्यता कहते हैं। और ऐसे दंपत्ति जो शारीरिक रूप से और जननांगों के रूप से बिल्कुल सक्षम हैं, सक्षम दिखाई देते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, उसके बावजूद वे बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं, तो इस ऐसे दंपत्ति को हम बंध कहते हैं और ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी स्थिति को हम बंध्यता कहते हैं, स्टेरिलिटी कहते हैं। तो ये जो समस्या होती है ये बहुत सारे कारणों से हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के हम ये समझेंगे कि वे सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी बहुत इंटरनल कमियां होती हैं जिसके कारण से वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जैसे कि हम समझें, जैसे कि हम समझेंगे कि मान लीजिए कि जो कोई व्यक्ति है उसमें स्पर्म का निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, लेकिन वे शुक्राणु जो हैं वो संख्या में बहुत कम है, या जिसे हम कहें कि वे पूर्ण स्वस्थ शुक्राणु नहीं है, एक कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई महिला जो है उसमें अंडाणु का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब जो है वो बीच में से बंद है, जिसके कारण से अंडाणु आगे नहीं आ पा रहा है, या जिसे हम कहें कि गर्भाशय या योनि का जो माध्यम है वो शुक्राणुओं के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें पहुंचते ही जो शुक्राणु होते हैं वे मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये कारण है, या जिसे हम कहें कि गर्भावस्था के लिए जिन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है वे हार्मोन्स पूर्ण रूप से नहीं बन रहे हैं, या वे सही समय पर अपना काम नहीं कर रहे हैं, या जो गर्भाशय है वो जो बनने वाला भ्रूण है उसको जैसे अपन कहें कि उसका आगे डेवलपमेंट कराने में पूर्णतः सक्षम नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं जो कि ऊपर से दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंध्यता का एक कारण होती हैं। और इसका पहले के जमाने में
इसका कोई समाधान नहीं था। लेकिन आज जब इतना अधिक शोध हो चुका है, इतनी अधिक प्रक्रियाएं, इतनी अधिक तकनीक्स जिसे अपन कहते हैं तकनीकें जो हैं वो भारत में मौजूद हैं, तो इनके द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिनमें से कुछ जो टेक्निक्स हैं उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो वो जो टेक्निक्स हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां कहलाती हैं, जिसे अपन कह सकते हैं कि ART कहलाती हैं, ठीक है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहलाती हैं, ART कहलाती हैं। तो इनमें से कुछ टेक्निक्स जो हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि एक जो टेक्निक्स हमको यहाँ दिखाई दे रही है उसे हम स्पॉटलाइट के द्वारा देखते हैं, पात्र निषेचन, IBF। ये नाम आपने कई बार सुना होगा। इसका मतलब ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि शरीर में चाहे वो फेलोपियन ट्यूब हो, चाहे वो गर्भाशय हो या योनि हो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि निषेचन संभव नहीं है। तो इस के कारण से जो बंध्यता होती है उसको मिटाने के लिए IBF जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो ओवम और जो स्पर्म है, मादा के शरीर से ओवम को और नर के शरीर से, पुरुष के शरीर से स्पर्म को शरीर से बाहर निकाल के और प्रयोगशाला में, कहां पर, प्रयोगशाला में इनके बीच क्या किया जाता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है और युग्मनज को बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में भी जानते हैं या ET के नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन इसे हम कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो दोनों युग्मक हैं, नर और मादा युग्मक, यानी अंडाणु और शुक्राणु, उनको शरीर से बाहर प्रयोगशाला में उपयुक्त परिस्थितियों में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और आगे इसमें क्या किया जाता है, भ्रूण का विकास होने दिया जाता है। और ये जब भ्रूण जो है वो 8 ब्लास्टोमियर अवस्थाओं में होता है तो इस भ्रूण को प्रयोगशाला से निकाल करके और महिला की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये कब सक्सेस होता है, जबकि महिला का शरीर फर्टिलाइजेशन कराने के लिए या अंडाणु शुक्राणु के मिलने के लिए उपयुक्त नहीं होता, तो ये प्रक्रिया शरीर से बाहर संपन्न कराई जाती है और बाकी पूरी प्रक्रिया जो है वो स्वाभाविक रूप से मादा के शरीर के अंदर होती है। ये जो 8 सेल ब्लास्टोमियर वाला जो भ्रूण होता है उसको मादा के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है, फिर ये गर्भाशय में आकर के एक स्वस्थ गर्भस्थ शिशु के रूप में डेवलप होता है और जो स्टेरिलिटी है या बंध्यता है इसको दूर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जो डिंबवाहिनी है या जो फैलोपियन ट्यूब है वो उसमें स्थानांतरण जो होता है उसको अंतःडिंबवाहिनी कहते हैं, ZIFT कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो किसी भी कारण से बंद है या उसमें कुछ ऐसी अवरोध हैं जिसके कारण से कि जो भ्रूण है वो आगे नहीं बढ़ता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो जायगोट होता है वो फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित नहीं किया जाता, बल्कि उसे इस 8 ब्लास्टोमियर अवस्था से और आगे बढ़ने दिया जाता है और इसको इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर कोशिकाओं वाला जो भ्रूण होता है उसको सीधे फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित ना करके गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां ये गर्भाशय की दीवार से संयुक्त हो जाता है, प्लेसेंटा का निर्माण कर लेता है और आगे स्वस्थ भ्रूण के रूप में नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा विकसित होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो उन लोगों में की जाती है जिनमें कि ये सारी प्रक्रियाएं होने के लिए, यानी अंडाणु और शुक्राणु को मिलने के लिए, निषेचन होने के लिए और उसके आगे ह्यूमस निर्माण के लिए अनुरूप परिस्थितियां नहीं होती, तो इस प्रक्रिया के द्वारा इस कमी को दूर कर दिया जाता है और उनके अंदर गर्भावस्था
जैसी स्थिति निर्मित की जाती है। इसके अलावा एक होता है GIFT। ये GIFT को हम समझेंगे एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो वंध्यता है उसको दूर किया जाता है, स्टेरिलिटी को दूर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ऐसी महिलाएं जिनमें ओवम का निर्माण नहीं होता, अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, या वे अंडाणु उत्पन्न हो रहे हैं तो वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी कोई स्थितियां है, तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी अन्य स्त्री से जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है उससे एक अंडाणु ले लिया जाता है। इसे हम दाता महिला कहते हैं। इस दाता महिला से अंडाणु लेकर के और फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहां पर इसको शुक्राणु के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा निषेचित कराया जाता है और आगे भ्रूण को डेवलप होने दिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को GIFT के नाम से जानते हैं। तो ये भी वंध्यता दूर करने का, स्टेरिलिटी दूर करने का एक तरीका है। इसके आगे हम एक समझेंगे तो इसमें एक और जो प्रक्रिया है कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ICSI। इसमें क्या होता है कि जो अंडाणु है वो तो सही है, लेकिन जो शुक्राणु है वे कहीं ना कहीं उसमें पूर्ण शुक्राणुओं की संख्या नहीं है, शुक्राणु की संख्या कम है, या जो शुक्राणु है वे पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, या किसी भी कारण से उन शुक्राणुओं में कुछ कमियां हैं और इसके द्वारा क्या होता है कि वे पूरे ट्रैक के द्वारा और फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सकते। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं उनको सीधे अंडाणुओं के पास पहुंचा दिया जाता है, यानी सीधे सीधे अंडाणुओं को शुक्राणुओं के पास छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो बीच के सारी जो रुकावटें हैं उनसे उसको कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पर अंडाणु के पास शुक्राणु से पहुंचाने से निषेचन की पूरी प्रक्रिया होती है और भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस दोष का निवारण कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा यदि ऐसे पुरुष होते हैं जो कि अपने शुक्राणुओं को उनके अंदर कुछ ऐसी कमी होती है जिससे कि वो मादा की योनि में उनको पहुंचाने में असमर्थ होते हैं, तो इस प्रक्रिया के द्वारा गर्भाशय वीर्य सेचन या IUI जिसे अपन कहते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो पुरुष के शरीर से ले लिए जाते हैं और उनको स्त्री की योनि में कृत्रिम रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे कि निषेचन की पूरी प्रक्रिया होती है और गर्भ का विकास होता है, भ्रूण का निर्माण होता है और स्वस्थ बच्चों का जन्म होता है। इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा जो वंध्यता होती है उसको दूर किया जाता है और जो दंपत्ति जो कि बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते उनके अंदर बच्चों का जन्म आसानी से हो जाता है और उनकी जो स्टेरिलिटी होती है, वंध्यता होती है, उसको दूर किया जाता है। इसके अलावा इन सारी प्रक्रियाओं के साथ साथ भी यदि कोई पुरुष या महिला या दंपत्ति जो होते हैं वो किसी कारण से यदि बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं सारी प्रक्रियाओं के बावजूद, तो उन्हें बहुत अधिक निराश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे अनाथ बच्चे होते हैं जो अनाथाश्रम में होते हैं, दीनहीन बच्चे होते हैं, या कुछ ऐसे लोगों के बच्चे होते हैं जो उनका पालन पोषण करने में सक्षम नहीं होते। उन बच्चों को यानी कानूनी, हमारे देश में कानून है कि आप कानूनन उन शिशुओं को गोद ले सकते हैं और अपने जीवन में जो बच्चों की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं और संतान प्राप्ति के लिए बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, दीनहीन बच्चे हैं, उनको गोद लेकर के और संतान प्राप्ति कर सकते हैं और ये संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। तो ये सारी चर्चा हमने जो की, इसी के साथ ये हमारा जो अध्याय 4 है वह समाप्त होता है और इसी के साथ हमारी जो जीव विज्ञान कक्षा 12 की जो पहली यूनिट है जिसमें कुल मिला के 4 चैप्टर थे वो समाप्त होती है। यदि इन सारे जो वीडियोस हैं उनको देखने के बाद यदि आपके कुछ प्रश्न बनते हैं तो आप
कमेंट बॉक्स में जा करके अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में उन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। उसके अलावा भी यदि बहुत सारी कुछ ऐसी प्रश्न होते हैं तो उन पर एक अलग से वीडियो बना करके भी आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो हम द्वितीय यूनिट को लेकर के फिर से आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।